गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार डिडल आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा और आज के इस लाइव सेशन में, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि जो आपकी बीएससी पार्ट थर्ड है उसमें अपने फिजिक्स के कितने पेपर होंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके फिजिक्स के 3 पेपर हैं, जिसमें आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपका फर्स्ट पेपर जो है वो आपका है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। आपका सेकंड पेपर है क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आपका थर्ड पेपर जो है वो है ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ये 3 पेपर है और मार्किंग सेम वैसे ही है जैसे आपकी सेकेंड ईयर में थे। तो हम अपन सबसे पहले जो सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे तो अपन कर रहे हैं आज से क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ये आपके मेजर पेपर हैं। और उसके बाद में आप पढ़ेंगे अपन ठोस अवस्था भौतिकी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सबसे पहले क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है कि आपका क्वांटम जो यांत्रिकी है वो कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई और क्वांटम सिद्धांत का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो किस प्रकार हुआ। तो देखो आपको बता दूं कि क्वांटम जो नाम है उससे पहले इसका नाम था क्लासिकल चिरसम्मत भौतिकी। मतलब 19वीं शताब्दी के अंत तक 19वीं शताब्दी के अंत तक फिजिक्स के जो भी रूल थे जिनमें न्यूटन के नियम आते हैं, और जो भी पार्टिकल थे वो न्यूटन के नियम का पालन करता था। जो भी रेडिएशन थी, विकिरण था, वो मैक्सवेल के समीकरण का पालन करता था। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी, कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जिनको क्लासिकल फिजिक्स समझा नहीं पाई, चिरसम्मत भौतिकी समझा नहीं पाई, जिनमें आपका है प्रकाश का विद्युत प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, इनको समझा नहीं पाया। इसके अलावा जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसको भी चिरसम्मत भौतिकी समझा नहीं पाई। तो 19 के बाद में क्या हुआ कि कुछ नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ अपने रूल दिए। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको सॉल्यूशन करने के लिए आगे और भी रूल आए। और 20वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में कुछ नियम थे जिनमें से मैक्स प्लांक साइंटिस्ट का नाम है, 1900 में उन्होंने बताया कि जो कर्षणिका होती है उसका जो एनर्जी वितरण वक्र के लिए उन्होंने एक ग्राफ दिया, एक वक्र दिया, जिससे जो चिरसम्मत भौतिकी थी क्लासिकल फिजिक्स वो नहीं समझा पा रही थी। कहीं ना कहीं वो असफल थी, उसके कुछ रीज़न थे, उसने मैक्स प्लांक ने उसको क्लियर किया। इसके अलावा जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है उसको भी चिरसम्मत भौतिकी समझा नहीं पाया, कॉम्पटन प्रभाव है उसको भी नहीं समझा पाया। लेकिन मैक्स प्लांक आने के बाद में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उनको आसानी से समझा सका, जो क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पा रही थी। तो यहीं से क्वांटम थ्योरी का जो क्वांटम सिद्धांत है उसका विकास हुआ। और जो मैक्स प्लांक था, इस रूल के बाद में जो भी रूल आए, जो भी नियम आए, वो क्वांटम भौतिकी के नाम से आए। और उससे पहले की जो फिजिक्स थी, पहले के जो रूल थे, वो सारे क्लासिकल फिजिक्स चिरसम्मत भौतिकी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो प्लांक का नियम था, प्लांक ने क्या नियम दिया। तो प्लांक के अनुसार कर्षणिका की ऊर्जा में जो परिवर्तन, रेडिएशन जो होती है, उसकी एनर्जी में जो चेंज होता है, वो एनर्जी की एक न्यूनतम मात्रा, मिनिमम क्वांटिटी एच न्यू के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है, पॉजिटिव इंटीजर के बराबर होता है। एच न्यू की स्मॉल क्वांटिटी थी, इसके पॉजिटिव इंटीजर के गुणज के बराबर होता है कर्षण की ऊर्जा में परिवर्तन। और जहाँ पे एच न्यू है वहाँ पे एच तो है प्लांक का नियतांक है, और जो न्यू है वो आपकी है जो ऑसिलेटर होता है, दोलक होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी है। इसी के साथ में यहाँ से इस नियम से एक और प्रॉपर्टी निकल के आई कि जो एनर्जी होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही नियत हो, कंटिन्यूसली हो। यहाँ से पता चला कि जो एनर्जी होती है वो क्वांटिटी का अर्थ भी होती है। एनर्जी क्वांटाइज का नया नियम भी यहाँ से निकल के आया। अब इसके बाद में अपन देखते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो देखो आपको बता दूं कि जो स्थिर आवेश होता है, जो आवेश मूव नहीं करता है, स्थिर आवेश होता है, वो केवल विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है। लेकिन अगर आवेश एक्सेलरेट है, आपका आवेश मूव कर रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ
चुंबकीय क्षेत्र भी क्रिएट करता है, ठीक है। और इसी रूल को 1864 में मैक्सवेल ने बताया कि जब कोई त्वरित आवेश किसी फ्री माध्यम में मूव करता है तो वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करता है, और विद्युत एवं जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके संगत विद्युत एवं चुंबकीय तरंगे भी जनरेट होती है। विद्युत एवं चुंबकीय तरंगे भी जनरेट होती है जिसको अपन विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलते हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे एक ये प्रॉपर्टी निकल के है सामने कि जो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आप जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसमें आप देख सकते हो कि ये तरंग संचरण की दिशा है, जिस दिशा में अपनी तरंग मूव कर रही है। साथ में आपको दिख रहा है यहाँ पे कि जो ऊपर वाली लाइन्स है ये विद्युत क्षेत्र की लाइन्स है, और जो नीचे वाली लाइन्स दिख रही है ये चुंबकीय क्षेत्र की लाइन्स है, और दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस प्रकार ये आपकी जो तरंग है वो संचरित हो रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों आपको यहाँ से दिख रहे हैं, और विद्युत चुंबकीय लाइन्स भी है वो भी यहाँ से आपको क्लियर हो रही है। ये विद्युत क्षेत्र है, और जो आपके नीचे वाला लाइन्स है ये चुंबकीय क्षेत्र को बता रही है, और ये है आपकी तरंग संचरण की दिशा, जिस दिशा में आपकी तरंग मूव कर रही है, जा रही है जिस डायरेक्शन में। इस प्रकार आप देख सकते हो कि जो चार्ज पार्टिकल है, जो आवेश है, अगर वो मूव कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, और इस प्रकार आपकी जो वेव है वो यहाँ से जनरेट होती है। इस प्रकार की आपकी वेव जनरेट हो रही है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब देखो जो तरंग संचरण आपकी जो वेव मूव कर रही है उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और यहाँ पे अपन जो फ्री मीडियम मान रहे हैं, मतलब मीडियम नहीं है, निर्वात की बात चल रही है। तो अगर इसकी वेलोसिटी की बात करें तो इसका जो निर्वात में वेग होता है, इस तरंग का वेग जो होगा वो होगा c=1/√μ0 और यहाँ पे जो μ0 है वो आपकी चुंबकीय पारगम्यता है निर्वात के लिए, और एप्सिलॉन नोट है वो आपकी निर्वात के लिए विद्युतशीलता है। अगर दोनों के मान रखते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज यहाँ पर रखते हैं, तो आपकी जो मान निकल के आता है वो आता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह आपकी जो तरंग है संचरित हो रही है उसकी वेलोसिटी है, और अपन जानते हैं कि जो ये वेलोसिटी किसकी है, प्रकाश। इसीलिए अपन बोलते हैं कि प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश क्या है, एक विकिरण ही है, तरंग ही है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो तो आपस में तो परपेंडिकुलर है, लेकिन साथ साथ में जो तरंग संचरण की दिशा है, जिस डायरेक्शन में अपनी तरंग मूव कर रही है, ये तीनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा जो है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर अपन विद्युत क्षेत्र को एक्स डायरेक्शन में माने, चुंबकीय क्षेत्र वाई डायरेक्शन में, तो आपकी तरंग संचरण की दिशा जो है वो आपकी जेड डायरेक्शन में होगी, जो प्रत्येक 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से बनाते हैं, ठीक है। और साथ में जो आपका विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है वो सेम फेज से चेंज होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समान कला में परिवर्तित होते हैं, मतलब दोनों एक ही फेज से चेंज होंगे। इस प्रकार आज अपने देखा कि सर्वप्रथम जो क्वांटम है, क्वांटम का इतिहास क्या है, कहाँ से क्वांटम स्टार्ट हुई, तो वापस रिवाइज कर देता हूँ एक बार कि 19वीं शताब्दी तक जो भी रूल थे फिजिक्स के वो सारे क्लासिकल फिजिक्स मतलब चीज सम्मत भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनको वो सोल्व नहीं कर पाया, तो उनको समझाने के लिए आगे कुछ नेम आए, मैक्स प्लांक आया, और उसके बाद जो भी रूल आए 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश से जो भी रूल आए वो सारे क्वांटम फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, और वो जो भी प्रॉब्लम थी उनको आसानी से समझा सकते हैं। और उसके बाद में अपने देखा कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक चार्ज अगर मूव करता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। साथ में जो जिस डायरेक्शन में अपनी विकिरण मूव कर रही है, विद्युत चुंबकीय विकिरण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर होते हैं। और निर्वात में अगर बात करते हैं तो जो वेग होता है उसका वो प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है, और जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है वो एक सेम फेज में चेंज होते हैं। तो ये अपना आज का टॉपिक था, और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में अपन इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो लेके आ रहे हैं आपके लिए कर्षणिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और जो इसका कर्षणिका का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जो कि चिरसमझ भौतिकी नहीं समझा पाए, लेकिन प्लांक ने उसको समझाया। तो किस प्रकार समझाया वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।